हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के युगवार्ता पत्रिका की इस री-लॉन्चिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे की सीट पे आ जाएं। जो लोग आप लोग अगर आगे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे आप लोग आगे आगे आ जाइए भाई साहब, कितनी बार कहलवाएंगे। आगे आइए, बैठिए। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है और युगवार्ता विगत 56 सालों से निकल रही है। एक पत्र पत्रिका के लिए इतना लंबा सफ़र तय करना अपने आप में ये बताता है कि इसकी जो इसका जो विचार है और इसका जो विचार परिवार है, वो इसको बंद होने या जो भी समस्याएं आई उस समस्याओं से निकाल करके इसे हमेशा सतत रूप से चलायमान रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा। और उसमें हमारी उसमें हमारे आदरणीय राम बहादुर राय जी और भी लोग जो इस परिवार से जुड़े रहे, वो हर वक्त सक्रिय रूप से इसमें भागीदार रहे। और जब भी समस्याएं आई उन समस्याओं से निपटने का उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमें मजबूती भी प्रदान की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आएं और दीप प्रज्वलन करें। हमारे मुख्य अतिथि अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अशोक टंडन जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती क्षमा शर्मा जी और हिंदुस्तान समाचार समूह के अध्यक्ष श्री अरविंद माडेकर जी। हरिः ॐ। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपात्वमृतमोऽहम्
त्वं देहि कल्याणं देहि सर्वान् मनोरथान् यावत् कर्म समाप्येत तावत् त्वं सुस्थिरो भव। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्या। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे माननीय अतिथि और मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, अशोक टंडन जी का, श्रीमती क्षमा शर्मा जी का, हिंदुस्तान समाचार समूह के अध्यक्ष अरविंद माडेकर जी का और हम सभी के श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी का। कार्यक्रम को बिना विलंब किए आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री अनुराग ठाकुर जी के स्वागत के लिए हिंदुस्तान समाचार समूह के अध्यक्ष अरविंद माडेकर जी को कि वो पुष्पगुच्छ और शॉल दे करके हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करें। युगवार्ता पत्रिका के सहायक संपादक श्री गुंजन कुमार जी से आग्रह है कि वो श्री अशोक टंडन जी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल प्रदान करके उनका स्वागत करें। युगवार्ता पत्रिका की मुख्य कॉपी एडिटर सुश्री प्रतिभा कुशवाहा जी से आग्रह है कि वो श्रीमती क्षमा शर्मा जी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल प्रदान करके उनका स्वागत करें। युगवार्ता पत्रिका के संपादक श्री संजीव कुमार जी से आग्रह है कि वो हमारे समूह के श्री अरविंद माडेकर जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर। तालियों में आप लोग कोताही ना बरतें, एक बार जोरदार तालियां। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान समाचार समूह का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और इसमें बड़े बड़े लोगों ने अपना योगदान दिया है और इस योगदान को बताने के लिए हमारे बीच में हिंदुस्तान समाचार समूह के अध्यक्ष श्री अरविंद माडेकर जी इस पर वक्तव्य देंगे और वो बताएंगे कि यह कितना विशाल और कितना बड़ा समूह है और किस तरह से इसने अपनी यात्रा शुरू की और किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। मैं आग्रह करूंगा अरविंद माडेकर जी से कि वे आएँ और अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। आदरणीय मंच माननीय अनुराग जी, अशोक टंडन जी, क्षमा जी और राय साहब और आप सभी सज्जन वृंद, बहुत आनंद का विषय है कि आज हम युगवार्ता पत्रिका को एक नए सिरे से
जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कि रीलॉन्च करने जा रहे हैं। रोचक इतिहास है हिंदुस्तान समाचार का। रोचक इसलिए कह रहा हूँ कि जो साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे वो जानते हैं कि साइनोसाइडल वेव के जैसा हिंदुस्तान समाचार का ऊपर नीचे वाला इतिहास रहा है। 1948 में स्थापित हिंदुस्तान समाचार, उस समय के जो भी हमारे वरिष्ठ गण थे, उन्होंने सोचा, विचार किया कि स्वतंत्रता के बाद अपनी अपनी भाषाओं में पूरे भारतवर्ष में खबरें, समाचार या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सबको मिलती रहे। ये विचार लेकर के 1948 में इसकी स्थापना की गई। दादा साहब आपटे जी, जिन्होंने आगे चल कर के जो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सचिव भी बने, बहुत गणमान्य लोगों का इसमें हिस्सा रहा है, सहयोग रहा है। और एक वरिष्ठ नाम उसमें स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का भी है, जिन्होंने इसमें पहल करते हुए अपने मुंबई निवास में तत्कालीन जो हमारे महाप्रबंधक थे, यदि मेरी याददाश्त बराबर है तो शायद बाबूराव जी लेले और व्यक्ति थे, उनको अपने घर में भी रखा था। तो 1948 में स्थापना के बाद ये कंपनी के तहत हुई। 1957 में इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया, बहुत सोच और विचार करके, और एक एक कदम ये आगे बढ़ती गई। इसकी कुछ विशेष बातें मैं कहूँगा कि इतनी शीघ्र समाचार देने वाली वो बन गई, और सटीक और सच्चे समाचार। 1962 का चीन का युद्ध आप में से जो वरिष्ठ है उनको पता होगा। सरकार उसको नाकार रही थी कि ये नहीं हुआ है, जबकि हिंदुस्तान समाचार अड़िग रहा, नहीं, वी हैव बीन इन्वेडेड। ये सबसे पहली बात थी जब शायद सरकार के विरोध में या सरकार को लगा। उसके बाद टेलीप्रिंटर का ज़माना था उस समय अखबारों के लिए, तो देवनागरी में टेलीप्रिंटर लाने की जो पहल थी वो हिंदुस्तान समाचार ने ही की, और तत्कालीन लोगों ने पीछे लग करके उसको शुरू की। और कितना अच्छा उस समय का शायद समय होगा कि पक्ष वाले, विपक्ष वाले, विरोधी वाले, दूसरे विचार वाले सारे लोग हिंदुस्तान समाचार में आते थे। मैं इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात खास कह रहा हूँ कि बाबू जगजीवन राम हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, त्रिपाठी जी हो, कितने सारे लोग थे जो इन कार्यक्रमों में आकर के और इसको सहयोग भी करते थे। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान समाचार आगे बढ़ती गई। 1975 के एक दमन चक्र में इसका इतिहास बदल दिया। कई न्यूज़ एजेंसीज का इतिहास बदला गया, कारण जो कुछ भी रहे हो। और अंततः इतनी परिस्थिति भयावह हो गई कि 1983 में इसको किन्हीं कारणों से, आर्थिक संकट के कारण से बंद करना पड़ा। लेकिन उस समय के जो लोग भी थे वो डटे रहे, और इन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए कोर्ट केसेस और आदि सारी चीज़ें शुरू की। 1998-99 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने यह निर्णय दिया कि हिंदुस्तान समाचार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और वो उसको इस तरह से बंद भी नहीं किया जाता है, न कि किसी को मर्ज किया जाता है, न कोई इसको ओवरटेक कर सकता है। तो यदि शेयर होल्डर्स अपनी बोनाफाइडे, अपनी वैलिडिटी सिद्ध कर सकते हैं, तो इसको आप दोबारा पुनरुत्थान उसका कर सकते हैं। यह निर्णय को लेते हुए माननीय श्रीकांत जी जोशी, जो असम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने युवा अवस्था से 25 वर्ष से भी ऊपर तक प्रचारक थे, और बाद में वे तृतीय सरसंघ चालक सदैव बाला साहब जी देवरस के स्वीय सचिव भी बने। उन्होंने यह बीड़ा उठाया और हिंदुस्तान समाचार का वास्तव में पुनरुत्थान शुरू किया, और कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। बहुत कुछ परिणाम अच्छे मिले, लेकिन जैसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ रुक जाती है। तो 2013 में उनके अचानक देहावसान के बाद, जिस मुंबई के गिरगांव से उन्होंने संघ स्वयंसेवक का नाता जोड़ा था, उसी गिरगांव मुंबई में अचानक उनका देहावसान हुआ। उनके साथ भी बहुत सी यादें जुड़ी है, वो कभी हम बाद में बताएंगे। लेकिन एक बेहद, क्या कहना चाहिए, विचार करने वाले और दूरदृष्टि रखने वाले श्रीकांत जी जोशी थे, जिन्होंने एक नई दिशा हिंदुस्तान समाचार को दी। उसके बाद कुछ उथल पुथल हुई, और किसी को कहा गया, और अंततः कोविड के भयंकर काल में एक भयंकर घटना हमारे साथ घटी, पर फिर भी हिंदुस्तान समाचार चलते रहा। 21 अगस्त 2021 को हमारे कार्यालय में अग्नि देवता का प्रकोप हुआ, और हमारे सारे इक्विपमेंट्स जल गए। लेकिन प्रभु की कृपा अपरंपार है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लाउड सिस्टम्स पे चले चले गए थे, तो एक सेकंड के लिए भी हमारी सेवाएं बाधित नहीं हुई। ये मेरे साथियों का कमाल है, जिन्होंने दिन रात एक करके अपने घरों से, अपने कंप्यूटरों से, अपने मोबाइल से ये जो अखंड सेवा का कार्य है, ये सतत रूप से शुरू रखा। आज बड़े बड़ा आनंद है, भारत की पूरी 15 प्रमुख भाषाओं में हम न्यूज़ सेवाएं दे रहे हैं।
हमारे मझोले अखबार हो, न्यूज़ पोर्टल्स हो, प्रसार भारती हो, गूगल, डेली हंट से लेके कई लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और नित नई कोशिश हम कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें करते हैं और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि ये जो 15 भारतीय भाषा है, अंत में सबसे हमने देववाणी संस्कृत भी शुरू की है, जो श्रद्धेय अटल जी के 100वें जन्म जयंती यानी 25/12/2024 को हुई है। एक प्रकार से पूर्णत्व की होकर के हम उसको तेज गति से अभी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी हिंदुस्तान समाचार का एक अभिन्न अंग हमारी पत्रिकाएँ हैं। एक पत्रिका है नवोत्थान जो मासिक निकलती है, जो भारतीय संस्कृति के ऊपर जिसका विषय होता है और अलग-अलग विषय लेके वो मासिक पत्रिका बनती है। और युगवार्ता जो है, वो पाक्षिक है, जो करंट अफ़ेयर्स को लेकर के बहुत रोचक चीज़ें, नई-नई चीज़ें हर व्यक्ति को, महिलाओं हो, युवा हो, खेलकूद हो या कुछ मेडिसिनल एडवाइस हो, ऐसी सारी चीज़ों को समझे हुए युगवार्ता का भी प्रकाशन होता है। इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा हिंदुस्तान समाचार के संबंध में, 9 जून 2020 में शायद, नहीं उसके थोड़ा पहले नागपुर कार्यालय का हिंदुस्तान समाचार का कार्यालय उद्घाटन पूजनीय सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी के हस्तों से हुआ, हाँ तो कर कमलों द्वारा हुआ था। तब उन्होंने एक वाक्य कहा था जो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। जब ये इतिहास और ये सारा अर्थात उनको तो सब पता ही था, तब उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान समाचार स्वयं सेवकों का मन चला रहा है और ये वास्तविकता है। इतनी कठिन परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ आने के बाद भी हिंदुस्तान समाचार आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत आनंद है, अभिमान है मेरे साथियों पर कि सारी लायबिलिटीज़, सारे डेट्स पूरी ख़त्म करके एक नई दिशा लेकर के, नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष बात ये है कि एक ज़माने में कहा जाता था कि भई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वर्ष 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक सुंदर सा सर्टिफ़िकेट भी दिया गया है कि आपने देश की प्रगति में अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है और इसी तरह आप चलते रहे। उस मेल में ये भी लिखा गया है कि आप चाहे तो इस सर्टिफ़िकेट को आपके प्रचार-प्रसार के लिए भी प्रयोग में ला सकते। तो कुल मिलाकर के ऐसी हिंदुस्तान समाचार की और हमारी पत्रिकाओं की जो मैंने छोटा-सा वर्णन मैं कर सका, वो बहुत आनंददायक है, रोचक है, प्रेरणादायक है और नई ऊर्जा देने वाला है। नई-नई चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक शुभ दिन आज का आया है, जिस दिन हम इसको एक नए सिरे से लॉन्च कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ लक्ष्य रहते हैं, अब दिल्ली के चुनाव है, अन्य चीज़ें हैं, सरकार के बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे काम हैं। इन सब को लेकर के सकारात्मकता और सत्यता इसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों का सहयोग हमको आवश्यक होता है। सहयोग में आर्थिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपके अगल-बगल में कुछ भी रोचक चीज़ें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ हटके चीज़ें होती है, जो राष्ट्रहित में, देश हित में, समाज हित में हो, कृपया हमारे साथ साझा कीजिए। फ़ोटोग्राफ्स हो तो फ़ोटोग्राफ भेजिए। अब ऐप और मोबाइल ऐप लेकर के बहुत सी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। इससे आप लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और हिंदुस्तान समाचार का कंटेंट बहुत अधिक रिच होगा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से हिंदुस्तान समाचार एजेंसी और युगवार्ता की यात्रा का वर्णन किया, इससे उम्मीद है कि हम सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस यात्रा के भागीदार जो लोग रहे हैं, वो लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपनी पत्रिका का विमोचन करेंगे, जो मैं चाहूँगा कि पत्रिका लेकर के स्टेज पे आया जाए और उसका विमोचन हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया जाएगा।
गया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए युगवार्ता और युगवार्ता की पूरी टीम के लिए और हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए, मुख्य अतिथियों के लिए, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती क्षमा शर्मा जी को कि वो आएँ और अपना वक्तव्य दें। क्षमा शर्मा जी का अनुभव भी पत्रकारीय क्षेत्र में रहा है और स्त्री विमर्श पे उनका काम सबसे ज़्यादा खास करके और उसके साथ साथ क्षमा शर्मा जी ने बाल बाल साहित्य पे बहुत बड़ा काम किया है। प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत करिए क्षमा शर्मा जी। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन और मेरे आदरणीय राय साहब, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, और आप सब मेरा परिवार। जब मुझे यथावत पत्रिका के संजीव जी ने फ़ोन किया कि युग वार्ता को रीलॉन्च कर रहे हैं, जैसे अरविंद जी ने भी अभी बताया, तो मैं उस दौर में पहुंच गई जब कॉलेज में पढ़ती थी। और कोई भी घटना अगर आपको अपने अतीत की सुखद स्मृतियों में ले जाए तो वो एक अच्छी घटना मानी जा सकती है। क्योंकि मेरा जीवन पत्रों और विशेष तौर पर पत्रिका में काम करने करके बीता है। और एक दौर ऐसा आया 1990 में, जब ग्लोबलाइजेशन दौर आया, अखबारों के संस्करण एक के मुकाबले अनेक निकलने लगे और अखबारों ने सप्लीमेंट्स के जरिए पत्रिकाओं में जो छपने वाली सामग्री होती थी उसको जैसे निगल लिया। पत्रिकाओं में परिवार, साहित्य, स्पोर्ट्स, सिनेमा, तमाम चीज़ें छपती थी। वो सारे सप्लीमेंट्स अखबारों के शुरू हो गए और बड़े घरानों की जो पत्रिकाएं थीं वो एक एक करके दम तोड़ने लगीं, क्योंकि मान लिया गया कि पत्रिकाओं का ज़माना चला गया। तो जब ये पता चला कि युग वार्ता रीलॉन्च हो रही है तो एक खुशी भी हुई, क्योंकि जब मैं बीए की बात कर रही थी, मैं बीए में पढ़ती थी, देशबंधु कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो मेरे बड़े भाई साहित्य के ही प्राध्यापक थे, तो वहाँ सारी पत्रिकाएं आती थीं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, उस दौर की, कादम्बिनी, दिनमान, नवनीत, कल्पना। तो होता ये था कि एक ही पत्रिका का उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि होता ये था कि उन दिनों बृहस्पतिवार के दिन धर्मयुग आता था और अखबार वाले भैया 5 साढ़े 5 के करीब वो उसको जो घर के बाहर एक छोटा सा आंगन जैसा था वहाँ रख जाते थे। तो पत्रिका तो एक थी और परिवार में बहुत से लोग थे, वो सभी पत्रिका पढ़ना चाहते थे। तो एक जो अ, किशोर उम्र या उससे कुछ बड़ी उम्र का उत्साह होता है कि मैं सबसे पहले पढ़ूंगी, ये सोच के मैं सबसे पहले उठ जाती थी और उसमें धर्मयुग को शुरू से आखिर तक पढ़ती थी। और उसमें सबसे पहले मैं कहानी पढ़ती थी। और कहानी और उस दौर में कुछ ऐसा भी था कि धर्मयुग में, सारिका में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बिनी में, और ख़ास तौर से धर्मयुग और सारिका में किसी लेखक की कहानी छप जाए तो माना जाता था कि वो अखिल भारतीय लेखक बन गए, उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई। और ऐसा होता भी था। पर फिर वो दौर में जब पत्रकारिता में मैं आई तो इन पत्रिकाओं का बहुत जलवा था और मैं सोचती थी कि मैं, जो कहानी लिखने में मेरी दिलचस्पी थी और मैं खूब कहानियाँ लिखती भी रही हूँ, तो मैं सोचती थी कि मैं भी इन पत्रिकाओं में लिखूंगी और छा जाऊंगी। हालांकि कोई
आज सोचती हूँ तो ये बड़ा बचपना सा लगता है। तो पूरी ज़िंदगी में अभी हिंदुस्तान समाचार का इतिहास बता रहे थे अरविंद जी, तो मैं भी तमाम चीज़ों के बारे में सोचती रही। हिंदुस्तान टाइम्स का जहाँ दफ्तर था कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, उसको पार कर उसको पीछे के साइड में जाइए तो बाराखंबा रोड आता था, और उसके बाजू से सीधे निकल के जाइए तो बाएं हाथ की तरफ फायर ब्रिगेड, और उसके पास ही हिंदुस्तान समाचार का दफ्तर था। मैं कई बार के सामने से गुजरती थी। मेरी उम्र के बहुत से युवा लड़के लड़कियां वहाँ काम करते थे, उनसे मिलने जुलने का अवसर था। ऐसे ही अनेक यूएनआई वगैरह में भी ऐसा ही था। तो आज मुझे वो, जैसे अरविंद जी ने वो सारी बातें याद दिला दी। लेकिन अखबारों में जब सप्लीमेंट छपने लगे तो जाहिर है मैनेजमेंट ने माना, तमाम बड़े घरानों से जो पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं, तो माना गया कि अब इनका दौर गया, और पत्रिकाओं के साथ साथ साहित्य का भी दौर गया। तो हुआ ये कि सारे बड़े संस्थानों से निकलने वाली पत्रिकाएं, चाहे वो धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, कादम्बिनी, दिनमान, सब, एक पराग, नंदन, सब एक एक करके बंद होते चले गए। और ये हमारे जैसे लोग जिन्होंने उन पत्रिकाओं का एक इतना स्वर्णिम काल देखा था, उनके लिए बहुत दुखद और एक विचित्र सा अनुभव था। चाहे जितना सोशल मीडिया ले आइए, चाहे जितना टेलीविज़न देख लीजिए, कंप्यूटर पे काम कर लीजिए, लेकिन पत्रिकाओं की जो शेल्फ लाइफ है, वो अखबारों की नहीं होती है। सोशल मीडिया तो सेकंड्स का है, वन क्लिक अवे जिसको कहते हैं। तो युग वार्ता का जब पता चला तो मुझे लगा, मेरी कल्पना है, और लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरी कल्पना साकार हो उठे। मुझे लगता है कि एक पत्रिका जो 56 साल से निकल रही है, उसका रीलॉन्च होगा। तो क्या ये पत्रिकाओं की वापसी का दौर भी हो सकता है, जिन्हें खत्म हुआ मान लिया गया? क्या वे पत्रिकाएं हमारे जीवन काल में दोबारा दिखेंगी? हो सकता है युग वार्ता पत्रिका के रिलॉन्च से और लोग भी कुछ प्रेरणा लें और ऐसा हो सके। तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे जो नई जनरेशन है, जिसको कह रहे हैं जनरेशन जी, जनरेशन अल्फ़ा, और अब जनरेशन बीटा आ गई। और इसमें सारे जो दुनिया भर में लोग अपने बच्चों को, भारत सरकार भी सोच रही है कि अब सोशल मीडिया पे बच्चे जाएं, इसके लिए पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगा दी है इस पर। तो पत्रिकाओं के जरिए बच्चों की, किशोरों की, युवाओं की, स्त्रियों की, यहाँ तक कि आप सब पुरुषों की भी एक शिक्षा होती है। और वो शिक्षा का दौर हम फिर से देखें, क्योंकि पूरा विश्व इस बात से परेशान है कि दुनिया भर में जितनी अहिंसा की बातें होती हैं, हिंसा क्यों बढ़ती जाती है? क्यों ऐसा होता है कि बिना कारण लोग मर रहे हैं? कोई गाड़ी चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आतंकवाद की समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं हैं। तो पत्रिकाएं की चूंकि शेल्फ लाइफ होती है, तो कोई भी आते जाते उसको देखता है, पढ़ता है, पूछते हैं। कंटेंट इज किंग, अब एक नारा है, बहुत दिनों से चल रहा है। पत्रिकाएं कंटेंट के जरिए ही चलती हैं। तो युग वार्ता के भी मैंने संजीव जी से कहा कि मैंने बहुत दिनों से पत्रिका देखी नहीं है, तो आप कुछ अंक मुझे भेजिए। तो मैंने देखना शुरू किया। तो मैं, अगर आप लोगों की अनुमति हो, तो कुछ उसके बारे में बताती हूँ कि इसमें शामिल आज ये रिलॉन्च होने के बाद किस रूप में आएगी, मैं समझती हूँ कि जो अंक मैंने देखे, आवश्यक तौर पे उससे बेहतरीन सामग्री ही होगी। लेकिन इसमें जो जो अंक अभी थे, उसमें कुछ देखिए, लेख देखिए, सारे मतलब कवर स्टोरीज तो हर अंक में मौजूद होती हैं। और साहित्य जिसे बड़े घरानों ने विदा कर दिया, वो कविता, कहानी आदि के रूप में मौजूद रहता है। और इस पे इसके कुछ अंकों में जो जिन चीज़ों को मैंने पढ़ा और नज़र गई और उल्लेख के लायक लगी,
संविधान निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व। मशहूर लेखिका नासिरा शर्मा का इंटरव्यू। नासिरा जी को हिंदी साहित्य अकेडमी सम्मान भी मिल चुका। कानूनविद डॉक्टर नीलाक्षी चौधरी का इंटरव्यू, जिसमें उनका कहना है कि सरल, स्पष्ट व सुलभ कानून की जरूरत है। हम सब भी यही कहते रहते हैं कि कोर्ट की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे कि आम जनता तक कानून पहुंच सके, वे समझ सकें और उनकी समस्याएं दूर हो सकें। संविधान के गुमनाम शिल्पियों पर एक लेख है जिसमें प्रेम बिहारी रायजादा, डॉक्टर घनश्याम गुप्ता, नंदलाल बोस, जवाहर राम मोहन सिन्हा, कृपाल सिंह शेखावत आदि के बारे में जानकारियां हैं। मंदिरों के खिलाफ ग्लोबल ट्रेंड, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं। अंधेरे के मुक्ति बोध, बांग्लादेशी हिंदुओं की पुकार, सांस्कृतिक गौरव की रक्षा करता संग्रहालय, आपातकाल का आईना, न अपील न दलील न वकील, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लिखने वाले श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी पर लेख। अरहर की खूंटियों को बंदूक समझते थे फिरंगी। खारा खेत, जहां नमक कानून तोड़ा गया। खादी का स्वर्णिम काल, नागरिक अधिकारों के अथक योद्धा एजी नूरानी साहब, जिनका कुछ दिन पहले निधन हुआ। भूमि सर्वेक्षण समस्या या समाधान, स्वराज अभियान का सियासी भविष्य। समाज और संस्कृति को प्रभावित करती है भाषा। भाषा समाज की सांस्कृतिक धरोहर, हमारी संस्कृति और हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा एवं संस्कृति आदि। अब कॉलम्स पर भी नजर फरमाइए, जिसमें आवरण कथा, राज्यनामा, लोकायत, चर्चा में, हलचल, पर्यटन, साहित्य में कहानी, कविता, सिनेमा, पत्रों यानी फीडबैक का कॉलम। दोस्तों, जब मैं पत्रकारिता में आई थी, आज आप देखते होंगे कि किसी होटल में ठहरते हैं तो वहां से आपके पास आता है कि रिव्यू कर दीजिए। कहीं से शॉपिंग की तो रिव्यू कर दीजिए। ये फीडबैक ही है। उस समय पत्रकारिता में पत्रों का कॉलम, पाठकों की क्या राय है, हमने जो छापा वो कितना उन्हें पसंद आया, कितना नापसंद आया, कितना उसमें और बदलाव चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बहुत से अखबारों से पत्रों का कॉलम भी गायब हो गया है, तो इसमें पत्रों का कॉलम भी है। मैं जो हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा कि ये चीज़ें हैं इस पत्रिका में, और भी अपने अच्छे रूप में हम सबके सामने ये पत्रिका आएगी और हम इसको हम सब इसका स्वागत करेंगे। एक बात ये मैं जो कहना चाहती हूँ कि हर चीज किसी न किसी, मेरी माँ कहती थी कि जो मेरे जमाने की साड़ियाँ हैं उन्हें संभाल के रख लो, क्योंकि चलन कभी आज पुराना होता है, कल फिर वही लौट के आता है। आज हम जो ये एज डिजाइनर्स जो होते हैं, उनके जो अखबारों में जो उनके छपते हैं, तो आप देखिए कि एक चीज देख के मैं बड़ी हैरान हुई, जो मुझे नापसंद भी है, कि उन्होंने एक से एक मॉडल्स जो कल तक बिकनी पहनती थी, उन्हें घूंघट पहना दिया है। मॉडल साहब को घूंघट पे नजर आ रहे हैं। तो मैं घूंघट के समर्थन में बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि मेरी माँ कहती थी कि साड़ी संभाल के रख लो। तो रवीना टंडन ने कहा कि उन्होंने अपनी माँ की शादी की साड़ी पहनी थी अपनी शादी पर। तो वही है कि पत्रिकाओं का दौर गया नहीं है, लौट के आ रहा है, और मेरी कामना है कि ये युग वार्ता के साथ शुरू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैम ने कहा कि कंटेंट इज़ किंग। मैं मानता हूँ कि हमारी पत्रिका भी इसी ध्येय के साथ हर वक्त निकलती है, और हम लोगों के गुरु आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी का भी यही जोर रहता है कि हम कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें, बजाबता जो चलन में चल रहा है उस पर।
मैं इसी कड़ी में अगले वक्ता की तरफ जाऊंगा और हमारे अगले वक्ता हैं जो विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक टंडन जी। संक्षिप्त परिचय में अगर दूं तो अशोक टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, जिन्होंने पत्रकारिता, मीडिया और मीडिया शिक्षा में लगभग 50 साल का समय बिताया है। उनके पास 50 साल का अनुभव है। 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में मीडिया सलाहकार की भी भूमिका में वे रहे हैं। 2004 में वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता, जो नोएडा परिसर था, हालांकि अब बंद हो गया है, के प्रोफेसर और निदेशक के रूप में शामिल हुए। इसके बावजूद उनका जो जीवन है और उनकी जो पत्रकारिता है वो अन्य माध्यमों को भी छूती है। मैं चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि अशोक टंडन जी आएँ और अपना वक्तव्य दें। हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, हमारे अध्यक्ष राम बहादुर राय जी, अरविंद जी और जी, जब कोई व्यक्ति अपने प्राइमरी स्कूल के किसी कार्यक्रम में जब आता है तो उसको जो एक आनंद बोध होता है, मुझे आज वही हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान समाचार मेरे लिए पत्रकारिता का प्राइमरी स्कूल था। मैंने वहीं से पत्रकारिता शुरू की थी और जब जब भी कभी मुझे अवसर मिलता है हिंदुस्तान समाचार से संबंधित किसी कार्यक्रम में जाने का, तो सदा ये लगता है कि मैं फिर से मैं प्राइमरी स्कूल इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ से आप प्राथमिक शिक्षा लेते हैं उसको आप कभी भूल नहीं सकते और उसका ऋण भी नहीं चुका सकते। तो जब कभी भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं इसी तरह से अपना जो हिंदुस्तान समाचार का जो मेरी यात्रा थी तो फिर से मैं एक तरह से याद कर सकूं। और एक और सौभाग्य की बात यह है कि पिछले लगभग मैं 70 में हिंदुस्तान समाचार में आया था। हम लोग छात्र राजनीति में थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, धरना प्रदर्शन ये सब करते थे। तो राजकुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ विद्यार्थी परिषद के हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। हम लोगों को ये लगता था कि भाई हमारी खबरें नहीं छपती हैं, हमारे लोग पत्रकारिता में नहीं हैं। तो एक मुहिम चलाई गई कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पत्रकारिता में भी जाएं। तो उस समय एक दौर हम लोगों ने चलाया और हमारे कई साथी उस समय पत्रकारिता में आए। तो मुझे जब कहा गया कि आप भी पत्रकारिता में जाएं, तो मैंने कहा मैंने तो कभी अपने स्कूल कॉलेज पत्रिका में कभी लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कहा गया कि ये भाषणबाजी से काम बनेगा नहीं, कुछ लिखना पढ़ना चाहिए। तो आप हिंदुस्तान समाचार जाइए। तो माननीय बालेश्वर जी उस समय हिंदुस्तान समाचार चलाते थे और मंडी हाउस में उस समय ऑफिस था। अभी भी मैं जब मंडी हाउस के सामने से निकलता हूँ, ख़ासतौर से जब कभी दूरदर्शन के, तो उसका जो पुराने मंडी हाउस का जो गेट है वो आज भी बरकरार है। तो मुझे वो समय याद आता है। तो मैं हालांकि बहुत समय हिंदुस्तान समाचार में नहीं रहा, 2 ही साल रहा, उसके बाद मैं पीटीआई में चला गया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उस समय घटना हुई थी वो थी 1971 की लड़ाई। उस दौर को मैंने देखा था और मुझे अभी भी याद है जब मुजीबुर रहमान दिल्ली वापस आए थे, तो जो दिल्ली कैंटोनमेंट में उनका भव्य स्वागत हुआ था, तो बालेश्वर जी ने मुझे उस कार्यक्रम को कवर करने का भी अवसर दिया था, जबकि मैं बिल्कुल पत्रकारिता में नया था। लेकिन मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद भी लगातार जब कभी भी हिंदुस्तान समाचार का कोई मामला आया, जैसे श्रीकांत जी का चर्चा हो रही थी, तो श्रीकांत जी ने जब हिंदुस्तान समाचार को दोबारा से रिवाइव करने की बात कही, तो हम लोग तब सरकार में थे और उस समय जो सहयोग हम लोग कर सकते थे, मुझे याद है कि जब सार्क समिट के लिए प्रधानमंत्री गए थे इस्लामाबाद, तो हमने जिद करके उस समय हिंदुस्तान समाचार की एक्रेडिटेशन करवाई और डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा हिंदुस्तान समाचार के एक संपादक या पत्रकार के नाते
वो सार्क समिट करने इस्लामाबाद गए थे। ये पहली बार हुआ था इतने साल बाद, जो सारी एक्रेडिटेशन कैंसल कर दी गई थी, जिसकी चर्चा अरविंद जी ने की, उसको रिवाइव किया गया। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान समाचार जिस तरह से तरक्की कर रहा है, हम और जिस दौर में हम आर के सिन्हा जी के साथ जुड़े, उस दौर में भी मैं सक्रिय रहा, और आज भी अरविंद जी के साथ जितना भी मैं सहयोग कर सकता हूँ करने की कोशिश करते हैं। और प्रसार भारती का सदस्य होने के नाते हिंदुस्तान समाचार को उसकी जो मिलना चाहिए उसकी सर्विस लेने के बारे में हमने बहुत जद्दोजहद की। अनुराग जी मंत्री थे, उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग किया था। और हिंदुस्तान समाचार की जो एक मान्यता है, जबकि हमने पीटीआई यूएनए की मान्यता रद्द कर दी, पर हिंदुस्तान समाचार आज इकलौती एजेंसी है जिसकी मान्यता प्रसार भारती की ओर से हो रही है। और जितनी भी ये सेवाएं भारतीय भाषा में देते जा रहे हैं, उतना भी हम कोशिश करते हैं कि सब्सक्रिप्शन को और बढ़ाया जाए। अब हर सा अभी अरविंद जी बता रहे थे कि शायद 3 और भारतीय भाषाओं में भी इसको जोड़ा गया है। तो भारतीय भाषाओं की संवाद समिति जिस नाते ये हिंदुस्तान समाचार शुरू हुआ था, आज उसका यूएसपी भी यही है कि वो भारतीय भाषाओं में मूल संवाद यानी न्यूज़ कम से कम पत्रिकाओं को तो दे ही रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी दे रहे हैं। और उसके लिए जिसको हम कहते हैं क्रेडिट भी मिलता है, अखबार भी देते हैं, लेकिन अपने बुलेटिन में आकाशवाणी और दूरदर्शन भी उसको एक्रेडिटेशन को उनकी मान्यता देता है। तो जिस तेज़ी से अब फिर से हिंदुस्तान समाचार शुरू हुआ है, और उसमें मैं जो जैसे अरविंद जी ने कहा, अरविंद जी समेत उनकी सारी पूरी की पूरी जो टीम है, उसको मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो सपना हम लोग देखते थे और उस ज़माने में हिंदुस्तान समाचार जो था केवल एक संवाद समिति नहीं थी। वहाँ से निकले हुए पत्रकार बाद में लगभग देश के सभी बड़े अखबारों में गए, अंग्रेज़ी के अखबारों में भी गए, भारतीय भाषाओं के अखबारों में भी गए। तो वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी था, जिसको आजकल हम कहते हैं ना मीडिया स्कूल। तो वो एक तरह से अनडिक्लेयर्ड मीडिया स्कूल भी था, और उससे निकले बहुत पत्रकार थे। तो हिंदू और आर के सिन्हा जी भी हिंदुस्तान समाचार के एक संवाददाता रहे। इस कारण वो भी हिंदुस्तान समाचार के साथ जुड़े अभी भी। तो मेरा ये कहना है कि ये एक संवाद समिति का जो दौर है, जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, आज भी भारतीय भाषाओं का झंडा लेकर हिंदुस्तान समाचार जिस तेज़ी से काम कर रहा है, मैं समझता हूँ उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मेरी ओर से कभी भी जिस प्रकार का भी कभी सहयोग होगा, मैं उसके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने अपनी यात्रा हिंदुस्तान समाचार से जोड़ करके बताई और जिस तरह से आपने अपनी यात्रा शुरू की और आप इस मुकाम पे हैं। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान समाचार और हिंदुस्तान समाचार के जो अभी पत्रकार हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। अब कार्यक्रम जो है वो अपने मध्य में आ चुका है और हमारे मुख्य अतिथि अनुराग सिंह ठाकुर जी जो अपना मुख्य वक्तव्य देंगे वो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और अपना मुख्य वक्तव्य दें। अनुराग जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वर्तमान में अनुराग जी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के लोकसभा सीट से सांसद हैं और 17वीं लोकसभा में विभिन्न मंत्रिमंडल जैसे कि खेल, युवा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जैसे कि सर ने कहा कि उस दौर में हिंदुस्तान समाचार को एक्रेडिटेशन देने का काम सर ने किया था, रहे हैं। और फिलहाल क्या कहते हैं, अनुराग जी भारतीय सेना की 124वीं सिख बटालियन में कैप्टन भी हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे मुख्य अतिथि अनुराग सिंह ठाकुर जी। परम श्रद्धेय आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय अशोक टंडन जी, आदरणीय श्रीमती क्षमा शर्मा जी, आदरणीय श्री अरविंद जी, सभा में उपस्थित सभी आदर के योग्य देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले तो आदरणीय राय साहब आपका और आपकी टीम का
अरविंद जी, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज मुझे इस अवसर पर आने का मौका भी दिया है, एक अवसर भी दिया है। और हिंदुस्तान समाचार समूह की जो पाक्षिक पत्रिका है युगवार्ता, आज उसका लोकार्पण हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी देता हूं। पिछले 76 वर्षों में जिस तरह से हिंदुस्तान समाचार समूह सत्य, संवाद और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, कहते हैं ना, प्लैटिनम जुबली आपकी हो चुकी है, अब सेंचुरी लगाने की आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से पत्रकारिता के महान आदर्शों और मानदंडों को आपने बनाए रखा है, इसके लिए भी मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि जितना कंपटीशन आज चला है, बहुत गिरावट कई जगह देखने को मिलती है, लेकिन आपने उन आदर्श और मानदंडों को बना के रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। वैसे तो विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या है, लेकिन हमारे मनुष्यों ने यह कहा है कि यथा नाम तथा गुणा, यथा गुणा तथा यह, मतलब जैसा नाम वैसा गुण। और यही बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पत्रिका का नाम युगवार्ता, ये पत्रिका भारत के इन्हीं युगबोध की बात करती है। और यही कारण है कि चाहे संस्थानों की बात हो या व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के घोर दबाव के बाद भी युग वार्ता अपने निष्पक्ष पत्रकारिता के कारण गंभीर पाठकों की आज भी पसंद है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अब तो नए रूप में, नए तरीकों के साथ, अलग अलग भाषाओं में भी अब तो कोई रुकावट नहीं। आपने अगर हिंदुस्तान समाचार समूह को इतनी भाषाओं में आज देश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो आज ये देश ही तक नहीं, दुनिया तक भी एक बड़ी पसंद के रूप में उभरेगी, ऐसा मेरा मानना है। भारत को आज़ादी तो 1947 में मिली थी, और उसके 8 महीने के बाद ही हमारे प्रखर राष्ट्रवादी शिवराम शंकर आप्टे जी, जिसको हम सब लोग दादा साहब आप्टे के नाम से जानते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान समाचार समूह की स्थापना भी की। और आज़ादी के पूर्व की जो परिस्थितियां थी कि अंग्रेजी समाचार पत्रों में तो हिंदुस्तानियों की बात हो, भारतवासियों की बात हो या भारत की बात हो, उसका उल्लेख उस तरह से बहुत कम ही होता था। और दादा साहब आप्टे इस परिस्थिति से परिचित भी थे। और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी ने दादा साहब आप्टे को आग्रह किया था कि वो पत्रकारिता की ऐसी धारा, एक ऐसी संस्था को स्थापित करना करें जिसमें भारत की बात हो, भारतीयता की बात हो और राष्ट्रवाद की बात हो। और आज मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र चेतना की पत्रिका से हो रहा है जन जागरण। चाहे हिंदुस्तान समाचार समूह हो, ये एजेंसी ने जो काम किया, या हमारी युग वार्ता पत्रिका हो, सबने मिलकर राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाई है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और युग वार्ता ने पूर्व में राष्ट्र चेतना का संचार किया, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भी मदद की है। हमारे विचार परिवार की पत्रिकाओं ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नहीं तो जो चुनौती अशोक टंडन जी से लेकर, क्षमा जी से लेकर अरविंद जी ने कही, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक ही तरह के विचार आते थे और कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिलकर एक तरह से एक नैरेटिव, जो परसेप्शन की लड़ाई है, उसमें हम सबको बहुत पीछे छोड़ दिया था। उनका एक इकोसिस्टम था, एजुकेशन से लेके मीडिया तक, इनका एक बहुत बड़ा दबाव और प्रभाव वहां पर देखने को मिलता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, ये जो 7 दशकों का आपका संघर्ष और प्रयास है, ये गर्व का विषय है कि आज ये संस्थान तब से लेकर आज तक जनहित और राष्ट्रहित की पत्रकारिता चला रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप आगे भी चलाते रहेंगे। वैसे आजकल राजनीति से लेकर पत्रकारिता तक
कुछ खास प्रकार के वाद और विचारधारा से ग्रस्त लोग या फिर संस्थाएं हों, वो जनहित और राष्ट्रहित के बजाय जन और राष्ट्र को हिट करने में लगे हैं। आज हम परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जनहित बनाम जनहित की है, राष्ट्रहित बनाम राष्ट्रहित की है। और ये आपने कोविड से लेके अब तक लगातार पिछले 10 वर्षों में देखा होगा किस तरह से देश के अंदर और देश के बाहर भी, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, व्यक्ति हो या संस्थाएं हो, ये लगातार प्रयासरत हैं कि भारत की छवि को धूमिल किया जाए। कुछ भारत के ऐसे नेता हैं जो विदेशों में जाकर अपने ही देश को लगातार नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। भारत के लोकतंत्र को ही उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। और ये वो लोग हैं उस परिवार और पार्टी से आते हैं। अगर सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी ने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और रुकावटें पैदा की, तो इन्हीं के परिवार और पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। आप याद करिए 1950 में ही ऑर्गेनाइजर पर बैन लगा देना और ऑर्गेनाइजर को भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में निर्णय करवाना। और जब यहां तक नहीं रुके पंडित नेहरू, तो सबसे पहला संशोधन भी लेकर आए। बाबा साहब अंबेडकर को तो वो पसंद ही नहीं करते थे पहले दिन, और उन्होंने संविधान बनाने में बाबा साहब अंबेडकर ने भूमिका निभाई, ये भी नेहरू जी को पसंद ही नहीं था। इसलिए उनके संविधान में सबसे पहला संशोधन लाने वाले भी पंडित नेहरू ही बने। और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए और संशोधन वो लेकर आए। और इंदिरा जी उनकी बेटी थी, वो यहां तक रुकी नहीं, उन्होंने तो इमरजेंसी ही थोप दी और पत्रकारिता करने वाले जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे उन सबको उठाकर जेलों में भरने का काम भी उन्होंने। और आज उसी परिवार की ये चौथी पीढ़ी ये ज्ञान बांटती फिर रही है संविधान पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। अगर इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको कालक ही नजर आएगी, वो काले कारनामे ही नजर आएंगे, वो काला अध्याय ही नजर आएगा। और जो एक लाल से रंग की किताब लेके राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं, कभी खोलकर तो उन्होंने देखी नहीं। उसका प्रीफेस और फॉरवर्ड आप पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो उसमें प्रीफेस लिखने वाले के वेणुगोपाल जी जो वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि अच्छा है कि नेहरूवियन की सोच से, सोशलिस्ट सोच के का प्रभाव भारत के संविधान पर नहीं पड़ा, नहीं तो शायद क्या होता। और उन्होंने उसी में उल्लेख करते हुए कहा कि उनके उस समय के कानून मंत्री जजों को धमकाते फिरते थे कि बाज आ जाओ नहीं तो अच्छा नहीं हो। तो जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रेंटेशन तो पहले दिन से चलती थी। अगर पत्रिका वाले लिखते या समाचार समूह वाले लिखते तो उनके ऊपर बैन लगाने का काम कर दिया जाता था। और गोपाल शंकर नारायण ने जो आगे लिखा है, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि इमरजेंसी का काला अध्याय ये समाप्त तब हो पाया कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इस देश में था और आम जनमानस को भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिला, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आम जनता को अपनी बात करने का हक देता है, अपने हक देता है। अब राहुल गांधी जी उसी को लेकर घूमते, कभी पढ़ा नहीं। जिस दिन मैंने पार्लियामेंट में कहा तो उसके बाद अलग अलग ग्रुप में बैठ के कांग्रेसी उस लाल किताब को पढ़ रहे थे कि इसके अंदर लिखा क्या। अब ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है साथियों। कोविड के समय भी किस समय की फोटो, किस समय के वीडियो किन अखबारों ने छापे, सोशल मीडिया पर क्या क्या दुष्प्रचार नहीं हुआ। और मैं उस समय यूएन की एक मीटिंग में जुड़ा जहां पे इसको लेके चल रहा था, तो दुनिया भर के लोगों ने कहा पेंडेमिक से बड़ा ये इन्फोडेमिक, ये दुष्प्रचार जो देश और दुनिया भर में हो रहा था, इसने ज्यादा जाने ली, ना कि पेंडेमिक ने उतनी जान। तो ऐसे चुनौती भरे समय में हमारी भूमिका क्या हो, जब ऐसे नेता बाहर जाकर बयान देते हैं कि हम आएंगे
तो हम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, और यहां आकर बिल्कुल उसका विपरीत बोलते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है इसको? और इनका ही परिवार और पार्टी रिजर्वेशन के कितने खिलाफ थे, ये नेहरू जी की चिट्ठियां अगर आप मुख्यमंत्री को लिखी पढ़ेंगे तो आपको पता चले। इंदिरा जी ने और राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन से लेकर अब तक कुछ नहीं उन्होंने लागू होने दी। बैकवर्ड कमीशन की बात हो, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, तब भी उन्होंने नहीं करने दिया। और इसीलिए कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर दबाव बनाने का काम ये लगातार करते थे, और इनके हाथ में मीडिया एक टूल के रूप में हो, ये लगातार प्रयास करते रहे। इसलिए मैंने कहा कि जनहित की बजाय जनहिट और राष्ट्रहित की बजाय राष्ट्रहित करने का काम जो करते रहे, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते रहे। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग जितना ज्यादा कांग्रेस ने किया, किसी ने नहीं किया। बनी बनाई सरकारों को गिराते रहे ये लोग। और यही नहीं, आज ऐसी विदेशी ताकतें हों या विदेशी समाचार पत्र हो, मैगजीन हो या टीवी चैनल्स, वो घोर एजेंडे के तहत भारत को नीचा दिखाने का लगातार प्रयास करते। कुछ ऐसे बिलियनियर्स हैं जो फंडिंग करते हैं भारत के लोकतंत्र को और कमजोर करने की। आज एक नहीं अनेक रिपोर्ट्स वो बाहर आई जिसमें इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। लेकिन साथियों, बात यह है कि ये लगातार प्रयास जो बाहर से हमारे देश के ऊपर प्रहार करने के होते हैं, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के होते हैं और भारत की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के होते हैं। 3 बार लगातार कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों को देश की जनता ने नकार दिया, वोट की चोट इनको लगाई, लेकिन ये चोटग्रस्त होने के बाद भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते रहे, अपनी हार अब तक भी नहीं मानते। और बार बार इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आओ बताओ कहां पर कमी है, बताइए ना ईवीएम में कहां कमी। कोई नहीं बता पाया। लेकिन ये संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। ये कांग्रेस लगातार ऐसा करती रही और आगे भी करती रही। और ये जो अंधेरा हमारे देश में उस समय दिखता था, इमरजेंसी के कालखंड के समय, अगर आपको याद हो जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो 1980 में अप्रैल महीने में 6 अप्रैल को अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। कमल खिला भी, और अब तो पिछले 10-11 सालों से कमल लगातार खिलता नजर आ रहा है और भारत का नाम भी दुनिया भर में रोशन होता लगातार नजर आ रहा है। ये देखिए, जहां पर अटल जी छोड़कर गए थे, अटल जी 2004 में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाकर छोड़कर गए। मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन रिमोट कंट्रोल की सरकार सोनिया गांधी जी चलाती थी। 10 सालों में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहा और 10वें नंबर पर ही भारत की अर्थव्यवस्था रही। एक के बाद दूसरे घोटाले से हमारा देश ग्रस्त रहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा चाय बेचने वाला देश चलाएगा। आज देखिए, वही देश जो 10वें नंबर पर था, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अगले 2 सालों के अंदर 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा। साथियों, जाति के आधार पर ये लोग लगातार देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक और राजीव गांधी जी तक, मैं जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये आरक्षण के विरोधी तो थे ही, ये तो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को साथ में बैठा देखना उचित महसूस नहीं करते। और भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए पंडित नेहरू जी ने जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको चुनाव हराया, और लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि आप मेरी खुशी को नहीं समझ सकते कि आज अंबेडकर मेरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, वो चुनाव। और आज जब उनके ही ग्रेट ग्रैंडसन अंबेडकर जी की फोटो उठाकर लेकर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी कांग्रेस।
ये लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बोली के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये देश को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी सदा अंबेडकर जी का अपमान सदा ये करती रही और समाज और सनातन धर्म इसमें दरारें पैदा करने का ये लोग काम करते रहे। जब जब ये विभाजन की प्रयास करते रहे तब तब समाज ने और सनातन धर्म ने इनको करारा जवाब दिया है। और मैं तो यही कहूंगा, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। जाति और धर्म के जाति के नाम पे जो बांटने का प्रयास करते हैं उनको मैं यही कहूंगा, हम हिंदू पतित हैं। हिंदुओं को रक्षा अपनी और सनातन धर्म की तो करनी है और समानता ही हमारा मंत्र है। हमें लगातार आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है और जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर चोट करने की प्रयास करते हैं और जो चुनावों के समय पर हिंदू बन जाते हैं और चुनाव जाने के बाद लगातार दूसरा राग अलापना शुरू करते हैं, उनको करारा जवाब हमें देने की आवश्यकता है। जिनको वंदे मातरम कहने में भी संकोच होता हो, ऐसे लोगों को भी करारा जवाब देना है। और यही नहीं, जो हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद इसका उल्लेख बार बार करते और यूपीए की सरकार में होम मिनिस्टर उनके अगर ऐसी वाणी उनकी ऐसी भाषा उनकी हो तो आप कल्पना कीजिए कांग्रेस की मानसिकता क्या है। हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और इन चुनौतियों का सामना करते करते आप यहां तक पहुंचे हैं। चाहे संसाधनों की कमी हो या अरविंद जी बाकी और दबाव आपके ऊपर कई वर्षों तक आए हो। राम बहादुर राय जी ने तो कई वर्षों तक, 5 दशकों तक तो इन्होंने कम से कम देखा ही है। मैं इतना ही कहूंगा, इनसे निकलकर हम बाहर आए। अब तो भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है और इसमें जो हिंदुस्तान समाचार समूह एक बड़ी भूमिका निभाता आया है, आपको उसको और मजबूती के साथ आगे लेकर जाना है। और युग वार्ता को तो मैं कहूंगा एक नए रूप में, नए रक्त का संचार, नए विचार को जन जन तक, देश ही नहीं दुनिया के कोनों कोनों तक लेकर जाना है और आईटी का उपयोग भी हमें इस पे करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके नेतृत्व में होगा। आपको कई बार लगता होगा ये दबाव बनाएंगे, खत्म हो जाएगा पैसा संसाधनों की। ऐसा सनातन धर्म के खिलाफ भी किया गया। अगर इतिहास उठाकर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, तैमूरलंग से लेकर बाबर, औरंगजेब, मुगल, अंग्रेजों ने भी हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सनातन धर्म और भारत भूमि को मिटाने का भी प्रयास किया। वो मिट गए, लेकिन हमारा भारत लगातार आगे बढ़ता रहा, हमारा हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ता रहा। और जैसे हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है वैसे हिंदुस्तान समाचार समूह भी आगे बढ़ेगा और युग वार्ता भी देश और दुनिया में एक नई प्रखरता के साथ, बुलंदी के साथ आप राष्ट्रवाद के स्वर को और बुलंद करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और क्षमा जी ने जिस तरह से अपने अनुभवों का यहां पर उल्लेख किया, मां के समय की साड़ी को लेकर, ये सच्चाई है। आज के जो हमारे जितने डिजाइनर्स हैं, क्योंकि मेरे पास ये मंत्रालय भी रहा तो बहुत सारों को मैं देखता रहा, वो पुराने जो हमारी माँ या दादी के समय की भी साड़ियाँ होंगी, आज उन्हीं को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको आज उसी को लाखों रुपए में बेचते हैं। तो विचार तो, चाहे आईटी के जमाने में कई लोग कहते थे समाचार पत्र है, टीवी आ गया तो बंद हो जाएगा, मैगजीन बंद हो जाएगी। अब 15 दिन बाद मैगजीन कौन पढ़ेगा, हफ्ते बाद कौन पढ़ेगा, क्या रेलेवेंस रहेगी। किसी को लगा अब टीवी कौन देखेगा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो कुछ सेकंड में ही आपके एक्स पे दिख जाता है, फेसबुक पे दिख जाता है, इंस्टाग्राम पे दिख जाता है। लेकिन जहां क्रेडिबिलिटी की बात आती है, जहां विश्वास की बात आती है, आज वहां अखबार हो, टीवी हो या मैगजीन हो, ये आप जैसे लोगों के कारण ही, जिन्होंने इसकी क्रेडिबिलिटी को बनाकर रखा है। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तभी लोग ट्वीट देखने के बाद भी, फेसबुक पे स्टोरी पढ़ने के बाद भी
पत्रिका को भी पढ़ते हैं, टीवी को भी देखते हैं और अखबार पहले से ज़्यादा बिकने शुरू हो गए। इसलिए आप रुकोगे भी नहीं, आप पहले से ज़्यादा बिकोगे और दिखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। अनुराग जी ने 2-3 मुद्दों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। एक उसमें से मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क के बारे में सोचना चाहिए। इस विषय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने सुना है, वो भी इस विषय पे हमेशा चिंता ज़ाहिर करते रहे हैं कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में बीबीसी है, अरब वर्ल्ड में अल जज़ीरा है, अमेरिका का सीएनएन है, उस तरीके का अगर हम कोई संचार नेटवर्क स्थापित कर पाएँ, तो ये हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। और अगर उसमें हिंदुस्तान समाचार अपनी क्या भागीदारी सुनिश्चित करता है, इस पर भी हमें देखना होगा। अगला जो वक्तव्य है वो अध्यक्षीय उद्बोधन है और हम सभी के गुरु, हम सभी के मार्गदर्शक श्री राम बहादुर राय जी, उनका करतल ध्वनियों से स्वागत करिए। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे हिंदुस्तान समाचार समूह के अध्यक्ष अरविंद माडीकर जी, आदरणीय उमा शर्मा जी, आदरणीय अशोक टंडन जी, सौरभ जी और मित्रों, सबसे पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको फिरोजपुर रहना था और पहले से आपने समय दे रखा था। हमारे आग्रह पर आप यहाँ आए और फिरोजपुर का कार्यक्रम बदला, तो इसके लिए हम सब आपके आभारी। ये जो रीलॉन्चिंग है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। कुछ लोग पूछते रहे हैं कि युग वार्ता की रीलॉन्चिंग का क्या मतलब। युग वार्ता के साथियों में भी ये बात होती रही कि रीलॉन्चिंग का हिंदी क्या हो। तो हमने कहा कि नई साज सज्जा में, नए कलेवर में हम योग वार्ता को ले आ रहे हैं। रीलॉन्चिंग का दूसरा मतलब यह है, जिसका संबंध हमारे अध्यक्ष अरविंद माडीकर जी से है। अरविंद माडीकर जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत हिसाबी आदमी है। तो ये हिसाब किताब से चलते हैं। 2020 से हिंदुस्तान समाचार का दायित्व इनके कंधों पर आया और उस समय हमारे साथियों को लगता था कि ये संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। तो उस समय भी मैं कहता था कि अरविंद माडीकर जी पर आप भरोसा करें, ये संभाल ले जाएंगे। और हम लोग पुनः बंद होने के खतरे से हिंदुस्तान समाचार के सामने उस समय कोरोना के दिनों में ये रोज लगता था कि अब ये फिर से एजेंसी बंद हो जाए। उस दौर में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली और जैसा इन्होंने स्वयं भी बताया और सच भी है कि एक दिन भी घर से लोगों ने काम किया, लेकिन हिंदुस्तान समाचार के जो ग्राहक थे, 2018 से हिंदुस्तान समाचार प्रसार भारती को सर्विस दे रहा था। हालांकि प्रसार भारती से सर्विस हम दें, इसका हमको प्रस्ताव 2016 में ही आ गया, लेकिन तब के जो अध्यक्ष थे वो
उनका आग्रह था कि जो सब्सक्रिप्शन है बहुत कम है, और हम लोग जो उनके सहयोगी थे वो कहते थे कि नहीं, प्रसार भारती ने जो आपको ऑफर दिया है आप उसको स्वीकार करिए, अपनी सेवाएं बेहतर करिए और फिर उसके बाद आग्रह करिए। अंततः 2018 में प्रसार भारती ने हिंदुस्तान समाचार को जो ऑफर दिया था हमने स्वीकार किया। अब उस समय युगवार्ता 2017 में साप्ताहिक के रूप में निकल रहा था और यथावत नाम की पत्रिका पाक्षिक पत्रिका थी, नवोत्थान मासिक, ये 3 पत्रिकाएं उस समय थी। 2020 में जब अरविंद माडीकर जी ने कामकाज संभाला तो यथावत, मैंने इनसे कहा कि आप यथावत को बंद करिए और युगवार्ता को पाक्षिक करिए, और युगवार्ता पाक्षिक हुआ। तो तब से और आज के दिन तक युगवार्ता की एक यात्रा है जो छप रही थी, लेकिन थोड़े से लोगों में वो बंटती थी, जो उसके ग्राहक हैं, जो उसके पाठक हैं, थोड़े से लोगों में। अब मुझे अफसोस था कि ये न्यूज़ स्टैंड पर क्यों नहीं जाता, और तब से मैं अरविंद माडीकर जी को ये कहता रहा कि हमको इसे न्यूज़ स्टैंड पर ले जाना चाहिए। तो मैंने जब आपसे कहा कि ये हिसाबी आदमी हैं, तो अब इस समय इनका हिसाब इस बात की इजाज़त दे रहा है कि युगवार्ता को अब अधिक संख्या में छापें, अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं। इस बार का जो युगवार्ता छपा है, लगता है संपादकीय टीम जो है उसने बहुत ध्यान नहीं दिया है। अभी जो जिस अंक का लोकार्पण हुआ है, बिल्कुल लगता है कि प्रेस से ले आकर के और आपने लोकार्पण के लिए सामने रख दिया है। युगवार्ता के बारे में 2-3 बातें मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि सब लोगों को ये बात मालूम रहनी चाहिए। 1982-83 में हिंदुस्तान समाचार के महाप्रबंधक और प्रधान संपादक थे बालेश्वर अग्रवाल जी। उनको इंदिरा गांधी की सरकार ने रिसीवर बैठाया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और तब युगवार्ता हिंदुस्तान समाचार की एक फीचर सर्विस होती थी। जो लोग न्यूज़ एजेंसियों से वाकिफ़ हैं उनको मालूम होगा कि यूनिवार्ता की भी, यूएनआई की भी फीचर सर्विस होती थी। पीटीआई ने फीचर सर्विस शुरू किया नहीं किया मुझे बहुत मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि यूनिवार्ता और यूएनआई की एग्रीकल्चर की, साहित्य की, तमाम विधाओं की अलग अलग उनकी फीचर सर्विस होती थी। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान समाचार ने फीचर सर्विस की शुरुआत की, और ये जो 56 साल का युगवार्ता का इतिहास है उसमें लंबा समय जो है उसके फीचर सर्विस का। 1982 में जब बालेश्वर जी ने हिंदुस्तान समाचार छोड़ा तो वो फीचर सर्विस को अपने साथ लेते गए, और आज 6M भगत सिंह मार्केट, जहाँ हिंदुस्तान समाचार का ऑफिस है, वहाँ वे बैठते थे, और बगल का जो बड़ा सा कमरा है उस कमरे में हिंदुस्तान समाचार युगवार्ता फीचर सर्विस हफ्ते में 3 दिन अपने ग्राहकों को वो लेख टेलीप्रिंटर से तैयार करके और भेजा जाता था। मैं भी जब हिंदुस्तान समाचार के संवाददाता के तौर पर ईटानगर में काम कर रहा था
तो और सब के अलावा मैं युगवार्ता फीचर सर्विस के लिए भी लिखता था, वो सर्कुलेट भी करता। 2004 में एक नया मोड युगवार्ता फीचर सर्विस में आया, जब यहाँ कहने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की सलाह पर आर के सिन्हा ने ये सोचा कि ये हम एक नई, जैसे आज हम 15 भाषाओं में सर्विस दे रहे हैं, तो उस समय ये हिंदुस्तान समाचार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो डॉक्टर जोशी ने ये सलाह दी आर के सिन्हा जी को कि आप एक मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी शुरू करें। मुझे याद है 2004 की जुलाई में सिन्हा जी का फ़ोन आया कि आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं घर पर बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आता हूँ। तो मैंने कहा कि आप घर मत आइए, आप कहाँ हैं, मैं पहुँचता हूँ। कुल सार ये है कि वो एक न्यूज़ एजेंसी शुरू करना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि न्यूज़ एजेंसी का नाम क्या हो? तो मैंने कहा कि सिन्हा जी, अगर आप न्यूज़ एजेंसी शुरू करना चाहते हैं तो चलिए बालेश्वर जी को फ़ोन करिए, हम दोनों चलते हैं। युगवार्ता टाइटल उनसे हम लोग ले लेते, आपको नहीं देंगे, लेकिन मुझे जब आप अपने साथ ले चलेंगे तो बालेश्वर जी हाँ कर देंगे और दे देंगे। तो मुझे याद है कि 2004 की जुलाई रही होगी या जून रहा होगा, जब हम दोनों गए और बालेश्वर जी ने, जैसा मेरा अनुमान था, उन्होंने कहा कि राम बहादुर आए हैं, इसलिए मैं ये टाइटल आपको देता हूँ। और 2-3 महीने में उसकी औपचारिकताएं वगैरह पूरी हो गई और इस तरह से युगवार्ता फाउंडेशन बना। उस कैसे फाउंडेशन बना उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा अभी, तो लंबी कहानी है। लेकिन युगवार्ता फाउंडेशन जब बना, अभी भी दरियागंज में क्या है, ये जो F-29, हाँ, F-29 की सीढ़ियों पर अगर आप चढ़कर जाएंगे तो युगवार्ता फाउंडेशन अभी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। वहाँ युगवार्ता के लिए वो सब बैठने की भी व्यवस्था हुई। तो लेकिन युगवार्ता फाउंडेशन तो बन गया, परंतु युगवार्ता निकला नहीं। और उस समय युगवार्ता टाइटल हिंदुस्तान समाचार के पास ही बना रहा। अंततः 2017 में, यानी जो 13 साल का गैप है, वो उसमें वो जो युगवार्ता है वो केवल रजिस्ट्रार के दफ्तर में है, रजिस्टर में है, वो टाइटल अस्तित्व में नहीं है। 2017 में पुनः युगवार्ता साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर निकला और अब ये 2020 से पाक्षिक पत्रिका के रूप में निकल रहा। हमारी कोशिश है, मैं ये भी कहूँगा कि युगवार्ता नाम, जैसा कि आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ऐसा ही मुझे भी एक संस्मरण याद है। जब ये 2004 का मैं किस्सा सुना रहा था, तो उसमें मुझे याद है कि उस समय 2000 नीतीश कुमार जी के पास मैं गया और मेरा ख्याल है उस समय रेल मंत्री थे, उनके घर गया। तो मैंने उनसे चर्चा की कि हम लोग युगवार्ता निकालना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो पहली बात की, और आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा कि
युग वार्ता नाम अच्छा है और अगर आप लोग निकालेंगे तो ये चल जाए। तो युग वार्ता नाम सचमुच अच्छा है, मैं ये कहूँगा। और अब इसकी रीलॉन्चिंग का अर्थ यह है कि हम न्यूज़ स्टैंड पर भी होंगे। जो रीलॉन्चिंग का समय है वह खास करके हमने सही समय चुना है। भले ही 2 ही अंक निकले, 3 ही अंक निकले, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान एक युग वार्ता का चरित्र पॉलिटिकल, हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि एक राजनीतिक पत्रिका के रूप में युग वार्ता है। हाँ, हमने ये कोशिश की है कि, और ये कोशिश जैसा शर्मा जी ने पढ़ करके सुनाया, एजी नूरानी का उन्होंने उल्लेख किया। युग वार्ता में एजी नूरानी पर एक लेख है। क्यों लेख है? इसलिए वो लेख है क्योंकि एजी नूरानी 92-93 साल के होकर के गए हैं और एजी नूरानी का एक विचार था, जब जीवित थे तब भी, और नहीं हैं तो उनकी किताबें हैं जो उनके विचार को आपके सामने रख सकती हैं। एजी नूरानी के बारे में मैं कहूँगा कि उनके विचार चाहे जो हों, लेकिन एजी नूरानी की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि अपने विचारों के लिए सटीक कोटेशन, सटीक उद्धरण